आज का ये लेक्चर बीएससी 6 सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है और एमसीक्यू सीरीज में आज ये सेकेंड लेक्चर है जिसका पेपर टाइटल है आपके बीएससी 6 सेमेस्टर में जूलॉजी के दो पेपर हैं। ये पेपर फर्स्ट है जिसका टाइटल है एवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी एंड पेपर कोड इज जू 304 और जो नया बैच आएगा उनके लिए होगा 304F। तो आज के इस लेक्चर में हमने यूनिट सेकेंड, आज के इस लेक्चर में यूनिट सेकेंड है आपका पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं, माइक्रो एवोल्यूशन एंड मैक्रो एवोल्यूशन, एलील फ्रीक्वेंसीज, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम एंड कंडीशंस फॉर इट्स मेंटेनेंस, फोर्स ऑफ एवोल्यूशन, म्यूटेशन, सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो आज के इस लेक्चर में यूनिट सेकेंड के इन टॉपिक्स को कवर किया गया है। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो इवोल्यूशन रिफर्स टू दी। माइक्रो इवोल्यूशन किसको कहेंगे? फॉर्मेशन ऑफ न्यू किंगडम? नो। स्मॉल जेनेटिक चेंजेस विद इन अ पॉपुलेशन? यस। अगर किसी पॉपुलेशन में चेंजेस स्मॉल लेवल पे आते हैं, उनके जो जीन है उनमें स्मॉल लेवल पे चेंजेस हो आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाउंडर इफेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फाउंडर इफेक्ट इनमें से किसका एग्जाम्पल है? नेचुरल सिलेक्शन का? नो। जेनेटिक ड्रिफ्ट? यस। जेनेटिक ड्रिफ्ट दो टाइप का हो सकता है, बोटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट। इसलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट, फाउंडर इफेक्ट इज एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन? इनमें से माइक्रो एवोल्यूशन का मेन कॉज कौन सा है? म्यूटेशन? यस, म्यूटेशन से माइक्रो एवोल्यूशन होता है। माइग्रेशन? यस। जेनेटिक ड्रिफ्ट? यस। ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस करेक्ट है, ये सभी माइक्रो एवोल्यूशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, जीन फ्लो आकर्स व्हेन? जीन फ्लो कब होता है? न्यू स्पीसीज आर फॉर्म? जब न्यू स्पीसीज बनती है? नहीं। इंडिविजुअल माइग्रेट बिटवीन पॉपुलेशन? अगर दो पॉपुलेशंस हैं और एक पॉपुलेशन से कोई इंडिविजुअल दूसरी पॉपुलेशन में माइग्रेट कर जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं जीन फ्लू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, विच फैक्टर इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन? इनमें से कौन सा फैक्टर जेनेटिक वेरिएशंस को इंक्रीज करता है? इनब्रीडिंग? नो। म्यूटेशन? यस। म्यूटेशंस की वजह से वेरिएशंस आती हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, नेचुरल सिलेक्शन एक्ट ऑन दी। नेचुरल सिलेक्शन किस पर एक्ट करता है? जीनोटाइप पर? नो। फिनोटाइप पर? यस। नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करता है फिनोटाइप पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, विच कंडीशन डिसरप्ट हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम? हार्डी एंड वीनबर्ग ने एक इक्वेशन दिया था, इक्विलिब्रियम दिया था। डिसरप्ट मतलब उस इक्वेशन से कब डेविएशन होगा, किस कंडीशन में? तो रैंडम मेटिंग से डिस्टर्ब होगा? नहीं। नो, नो म्यूटेशन, म्यूटेशन ना हो तो उसे डिस्टर्ब होगा? नो। जीन फ्लो? यस। अगर जीन फ्लो होगा बिटवीन दी पॉपुलेशंस में तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो डिसरप्ट हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म किसका एग्जाम्पल है? म्यूटेशन का? नो। नेचुरल सिलेक्शन का? यस। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म में क्या हुआ था, जो माउथ थे, जो लाइट कलर माउथ थे, वो डार्क कलर माउथ में कन्वर्ट हो गए थे, और इट इज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो आगे जाके सरवाइव कर गए वो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, स्पेसिएशन इज? स्पेसिएशन क्या है? म्यूटेशन? नो। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज? यस।
Speciation is a process of formation of new species. Option B is the correct answer. Next question number 10. Darwin finches are an example of. Darwin finch किसका एग्जाम्पल है? जेनेटिक ड्रिफ्ट का नो, एडॉप्टिव रेडिएशन का यस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस फॉर. फॉसिल्स किसका एविडेंस प्रोवाइड करते हैं? माइक्रो इवोल्यूशन ओनली, नो, माइक्रो इवोल्यूशन यस. जनरली जो फॉसिल्स होते हैं वो जब बड़े लेवल पे एवोल्यूशन होता है, मैक्रो एवोल्यूशन होता है, तो उसकी मैक्रो एवोल्यूशन पता करने के लिए हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं. क्योंकि मैक्रो एवोल्यूशन जो है वो कई साल में होता है, मिलियंस ऑफ ईयर में होता है. तो इस कंडीशन में हम माइक्रो एवोल्यूशन जो है वो उसको ट्रेस करने के लिए हमें फॉसिल्स की स्टडी करनी पड़ती है. तो फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. माइक्रो एवोल्यूशन रिफर्स टू चेंजेस अकरिंग एट द लेवल ऑफ. माइक्रो एवोल्यूशन में किस लेवल पर चेंजेस होता है? स्पीसीज लेवल पर नो, जीनस लेवल पर नो, पॉपुलेशन लेवल पर यस. माइक्रो एवोल्यूशन में पॉपुलेशन लेवल पर चेंजेस होता है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन. इनमें से माइक्रो एवोल्यूशन की बेसिक यूनिट कौन सी है? इंडिविजुअल नो, पॉपुलेशन यस. हर एक चीज की बेसिक यूनिट होती है. जैसे किडनी की जो बेसिक यूनिट है वो नेफ्रॉन है, ऐसे ही माइक्रो एवोल्यूशन की बेसिक यूनिट है पॉपुलेशन. अगर पॉपुलेशन में चेंजेस होगा तो हम कह सकते हैं कि माइक्रो एवोल्यूशन में, तो हम कह सकते हैं कि माइक्रो एवोल्यूशन हुआ है. अगर पॉपुलेशन के किसी एक इंडिविजुअल में चेंजेस हुआ है तो उसको हम नहीं कहेंगे कि माइक्रो एवोल्यूशन हुआ है. जो होल पॉपुलेशन में अगर चेंजेस दिखता है हमें, then we can say that it is a micro evolution. Option B is the correct answer. Next question number 14. Change in allele frequency within a population is called. किसी पॉपुलेशन में अगर एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज जो आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन नो, स्पेसिएशन नो, माइक्रोवोल्यूशन यस. एलील की फ्रीक्वेंसी में अगर चेंज हो गया है तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोवोल्यूशन. अगर किसी पॉपुलेशन में एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ है तो इसको हम कहेंगे माइक्रोवोल्यूशन. और किसी पॉपुलेशन से अगर न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ है तो हम उसको कहेंगे माइक्रोवोल्यूशन. तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. रैंडम चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इन द स्मॉल पॉपुलेशन इज कॉल्ड. कोई एक छोटी साइज की पॉपुलेशन है और रैंडमली उसमें एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज हो गया है. मतलब जो डिफरेंट टाइप के एलील होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव. तो रैंडम चेंज मतलब किसी भी एलील का भी डोमिनेंट में चेंज हो सकता है या रिसेसिव में हो सकता है, किसी भी एलील में हो सकता है चेंजेस. इसको हम बोलते हैं रैंडम चेंज. और अगर कोई स्मॉल पॉपुलेशन है, उसके उसमें एलील की फ्रीक्वेंसी में रैंडम चेंज हुआ है तो हम इसको क्या कहते हैं? नेचुरल सिलेक्शन नो, जेनेटिक ड्रिफ्ट यस. Genetic drift is the random change in the allele frequency in the small population. So option B is the correct answer. Next question number 16. Which is an example of microevolution? इनमें से microevolution का example कौन सा है? Origin of mammals? No, ये तो microevolution का example है. Evolution of bird from reptile? No. Antibiotic resistance in bacteria? Yes. Option C is the correct answer. बैक्टीरिया में एक या दो जनरेशन में ही चेंजेस हो जाते हैं. इसको कम समय में अगर चेंजेस हो जाते हैं, छोटे लेवल पर अगर चेंजेस होते हैं तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो एवोल्यूशन. और अगर बड़े लेवल पे चेंजेस होते हैं और कई साल बाद चेंजेस दिखते हैं हमें तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो एवोल्यूशन. यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. Macroevolution refers to the evolutionary changes at or above the level of. तो macroevolution जो है वो कब कहेंगे कि इसमें macroevolution चेंजेस हुए हैं? पॉपुलेशन लेवल पर चेंजेस होंगे तो नो. अगर पॉपुलेशन लेवल पे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोएवोल्यूशन. इंडिविजुअल लेवल पर नो, स्पीसीज लेवल पर यस.
अगर पूरी स्पीसीज लेवल पर अगर चेंजेस हमें देखते हैं तो हम बोलते हैं माइक्रो एवोल्यूशन। इसलिए जब भी माइक्रो एवोल्यूशन होगा तो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन। इनमें से माइक्रो एवोल्यूशन का एग्जाम्पल कौन सा है? चेंज इन द ब्लड ग्रुप फ्रीक्वेंसी, नो। साइज वेरिएशन इन द बीटल्स, नो। इवोल्यूशन ऑफ व्हेल फ्रॉम लैंड मैमल्स, यस। व्हेल से, जो ब्लू व्हेल है पानी में रहती है, उससे जो स्थल पे रहने वाले जो स्तनधारी हैं मैमल्स का डेवलपमेंट हुआ है, इसको हम बोलते हैं मैक्रो एवोल्यूशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीसीज इज कॉल्ड। न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एडॉप्टेशन, नो। माइक्रो एवोल्यूशन, नो। स्पेसिएशन, यस। Speciation is the process of new species formation. Option C is the correct answer. Next question number 20. Long term accumulation of microevolutionary changes leads to the, अगर लंबे समय तक माइक्रो एवोल्यूशन जो है होता रहे और ये चेंजेस इकट्ठे होते रहे तो क्या होगा? म्यूटेशन, नो। एडॉप्टेशन, नो। माइक्रो एवोल्यूशन, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। माइक्रो एवोल्यूशन धीरे धीरे इकट्ठे होते रहते हैं पॉपुलेशन में और धीरे धीरे वो एक न्यू स्पीसीज बन जाती है, इसी को हम बोलते हैं माइक्रो एवोल्यूशन। सो माइक्रो एवोल्यूशन जो है वो लंबे समय के बाद कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? माइक्रो एवोल्यूशन में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द appearance of mammals from reptile like ancestor is an example of। जो मैमल्स होते हैं वो रेप्टाइल लाइक एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए थे, ये किसका एग्जाम्पल है? माइक्रो एवोल्यूशन का, नो। म्यूटेशन का, नो। माइक्रो एवोल्यूशन का, यस। पहले बताया है, जब एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा या एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसको बोलेंगे हम माइक्रो एवोल्यूशन। जो मैमल्स हैं वो रेप्टाइल लाइक एंसेस्टर थे, उनसे ओरिजिनेट हुए थे। एक रेप्टाइल से मैमल्स का फॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं मैक्रो इवोल्यूशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इन द बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ। जब बैक्टीरिया की कॉलोनी में हम एंटीबायोटिक डाल देते हैं तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एंटीबायोटिक की वजह से किल नहीं होते हैं, वो न्यू स्पीसीज में वो उसमें नए कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? माइक्रोएवोल्यूशन का, नो। स्पीसीएशन का, नो। माइक्रोएवोल्यूशन, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, evolution of whale from land dwelling mammals represents। लैंड ड्वेलिंग मैमल्स का जो डेवलपमेंट हुआ है व्हेल से, वो किसका एग्जाम्पल है? माइक्रोएवोल्यूशन का, नो। जेनेटिक ड्रिफ्ट का, नो। माइक्रोएवोल्यूशन, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, चेंज इन बीक साइज ऑफ फिंचेस ऑन गैलापागोस आइलैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो गैलापैग आइलैंड पर जो डार्विन फिंच जो थी वो रहते हैं, वो अलग अलग कई ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड हो गई थी, तो ये किसका एग्जाम्पल है? माइक्रोएवोल्यूशन का, नो। माइक्रोएवोल्यूशन का, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इन ए पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए, एक एलील की फ्रीक्वेंसी जो है 0.7 है, देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील स्मॉल ई। तो दो तरह के एलील होंगे, एक कैपिटल एलील और एक स्मॉल एलील, डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। तो यहाँ पर डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी दी है 0.7 और रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी पूछा है, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो जब हमने हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था, वहां पर इस पॉइंट को डिस्कस किया था कि टोटल फ्रीक्वेंसी एलील की होती है 1, 1 से ज्यादा कभी नहीं होगी, टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील विल बी 1। तो एक एलील की फ्रीक्वेंसी 0.7 है डोमिनेंट एलील की, तो रिसेसिव एलील की क्या हो जाएगी? 1 माइनस 0.7, तो आपका निकल के आएगा आंसर 0.3। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0.3, टोटल जोड़ेंगे आप तो हो जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर 26, अंडर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए इज। हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी पूछा है, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो तीन तरह की पॉपुलेशन हो सकती है, कैपिटल ए हो सकती है, या स्मॉल ए हो सकती है, और दूसरा हेटेरोजाइगस हो सकती है, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो स्मॉल जो हार्डी विनबर इक्वेशन है उसमें कैपिटल ए स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी कौन सी है, पी स्क्वायर नो, 2pq यस। कैपिटल ए एंड स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी है 2pq। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी विनबर्ग ने कई सारे फैक्टर्स दिए थे, उनमें से ही क्वेश्चन आया है, कौन सी फैक्टर जो है वो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नो म्यूटेशन, नो लार्ज पॉपुलेशन साइज, नो नेचुरल सिलेक्शन यस। नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द सम ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन इज। तो यहाँ पर पूछा है किसी पॉपुलेशन में टोटल एलील फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0, नो, 1 यस। हमेशा याद रखिए एलील की टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच फैक्टर कैन डिस्टर्ब एलील फ्रीक्वेंसी। कौन सा फैक्टर एलील फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट यस, डिस्टर्ब कर सकता है, म्यूटेशन यस, ये भी एलील फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है, माइग्रेशन यस। सो ऑल ऑफ दी सभी फैक्टर जो है वो एलील फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉलो। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम किस यूनिटाइप फ्रीक्वेंसी जो है किस हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो करेगा, p प्लस क्यू को, नो, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इजकल टू 1। हार्डी विनबर्ग ने ए इक्वेशन दिया था, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इजकल टू 1। 1 क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इनमें से कौन सा जेनेटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा, जीन फ्लो नो, म्यूटेशन नो, रैंडम मेटिंग यस। रैंडम मेटिंग जो है वो जीन जेनेटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब बाय। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम किसके द्वारा डिस्टर्ब होगी, पेन मिक्सिया के द्वारा नो, नो म्यूटेशन, अगर कोई म्यूटेशन नहीं होता तो उसे डिस्टर्ब हो जाएगी, नो, स्मॉल पॉपुलेशन साइज यस। अगर पॉपुलेशन साइज बहुत छोटा सा है तो उसमें ज्यादा चांसेस है कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन कांस्टेंट ना रहे, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब होगी तो एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाएगा। तो एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज स्मॉल पॉपुलेशन में ज्यादा चांसेस होने का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मोर सिग्निफिकेंट इन। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो इसमें ज्यादा सिग्निफिकेंटली होगा, लार्ज पॉपुलेशन में नो, स्मॉल पॉपुलेशन में यस। जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन में ऑपरेट होता है जनरली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, जीन फ्लो रिफर्स टू द। जीन फ्लो का क्या मतलब है, चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी ड्यू टू सिलेक्शन नो, मूवमेंट ऑफ एलील बिटवीन पॉपुलेशन यस। हम यहाँ पर हम बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिटवीन पॉपुलेशन, दोनों का एक ही मतलब है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, फाउंडर इफेक्ट इज ए टाइप ऑफ। फाउंडर इफेक्ट किसका टाइप है, नेचुरल सिलेक्शन का नो, म्यूटेशन का नो, जेनेटिक ड्रिफ्ट यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जेनेटिक ड्रिफ्ट हमने पहले ही बताया दो टाइप का हो सकता है, फाउंडर इफेक्ट और बोटलनेक इफेक्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, which condition prevent change in allele frequency due to chance।
कौन सी कंडीशन एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज होने से रोकेगी? स्मॉल पॉपुलेशन, नो। लार्ज पॉपुलेशन, यस। अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज जल्दी नहीं होगा, और पॉपुलेशन अगर बहुत छोटी है तो एलील की फ्रीक्वेंसी में जल्दी चेंज होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। जनरेटेड ड्रिफ्ट रिफर्स टू दी, जनरेटेड ड्रिफ्ट किसको कहते हैं हम? डायरेक्टेड चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी, नो। किसी एक डायरेक्शन में लिखा है एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा उसको बोलेंगे नहीं। दूसरा ऑप्शन है रैंडम चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी, यस। अब किसी पॉपुलेशन में रैंडमली चेंज होता है, किसी भी एलील में चेंज हो सकता है, चाहे वो डोमिनेंट एलील में चाहे रिसेसिव एलील में। ऐसा नहीं किसी एक एलील में चेंजेस हो। जब रैंडमली एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट सिग्निफिकेंटली किस में ऑपरेट होता है? लार्ज पॉपुलेशंस में, नो। स्मॉल पॉपुलेशंस में, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। फाउंडर इफेक्ट आकर्स व्हेन, फाउंडर इफेक्ट कब होगा? लार्ज पॉपुलेशन स्प्लिट इक्वली, एक पॉपुलेशन दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी उसको हम बोलेंगे, नो। न्यू पॉपुलेशन स्टार्ट फ्रॉम फ्यू इंडिविजुअल, यस। अगर कोई न्यू पॉपुलेशन किसी दूसरी पॉपुलेशन के कुछ इंडिविजुअल से स्टार्ट होती है तो हम उसको बोलते हैं फाउंडर पॉपुलेशन, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। और ये जो मेंबर्स हैं जो न्यू पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करते हैं इनको हम बोलते हैं फाउंडर मेंबर। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन लीड्स टू दी, जेनेटिक ड्रिफ्ट किसकी तरफ ले जाएगा? इंक्रीज हेट्रोजाइगोसिटी, नो। लॉस ऑफ एलील, यस। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या करता है? एक एलील को जो है उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देता है और दूसरे एलील की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। सो इट लीड्स टू द लॉस ऑफ एलील। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। बोटलनेक इफेक्ट रिजल्ट फ्रॉम, बोटलनेक इफेक्ट का रिजल्ट क्या होगा? सडन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, नो। सडन रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे आप बोतल का ढक्कन खोलते हो उसमें से कुछ पानी छलक के बाहर आ जाता है, तो जो पॉपुलेशन क्या है वो जो ड्रॉप बाहर आ रही है वाटर की, उसमें क्या पॉपुलेशन का साइज छोटा सा है, छोटा सा अमाउंट वाटर का है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो सेम बोटल नेक इफेक्ट में बताया गया था, इसमें पॉपुलेशन साइज का साइज रिड्यूस हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। जेनेटिक ड्रिफ्ट अफेक्ट्स, जेनेटिक ड्रिफ्ट किसको अफेक्ट करता है? ओनली डोमिनेंट एलील, नो। ओनली रिसेसिव एलील, नो। ऑल एलील रैंडमली, यस। ये रैंडमली एलील की फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। जेनेटिक ड्रिफ्ट जनरली रिड्यूस, जेनेटिक ड्रिफ्ट जनरली किसको रिड्यूस करता है? पॉपुलेशन साइज को, नो। जेनेटिक वेरिएशंस को, यस। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वेरिएशंस को रिड्यूस करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। बोटलनेक इफेक्ट लीड्स टू दी, बोटलनेक इफेक्ट जो है वो क्या करेगा? इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, नो। रिड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी, यस। जेनेटिक डाइवर्सिटी को कम करेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, नेचुरल सिलेक्शन को किसने प्रपोज किया था? ग्रेगर मेंडल ने, नो। चार्ल्स डार्विन ने, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। नेचुरल सिलेक्शन एक्ट ऑन दी, नेचुरल सिलेक्शन किस पर एक्ट करता है? जीनोटाइप पर, नो। फिनोटाइप पर, यस। जो हमारे फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स हैं, हम किसी इन्वायरमेंट में रहते हैं वो हमारे कैरेक्टर्स उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए हमें योग्य बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन हमारे फिनोटाइप पर एक्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 47। विच टाइप ऑफ सिलेक्शन फेवर एवरेज इंडिविजुअल, कौन सा सिलेक्शन जो एवरेज इंडिविजुअल को फेवर करेगा? डायरेक्शनल सिलेक्शन, नो। डिसरप्टिव सिलेक्शन, नो। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेचुरल सिलेक्शन भी तीन टाइप का हो सकता है, डायरेक्शनल सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो जिसमें से स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जो है वो
एवरेज इंडिविजुअल को फेवर करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, विच सिलेक्शन इंक्रीज वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन? कौन सा सिलेक्शन पॉपुलेशन में वेरिएशन को इंक्रीज करता है? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन नो, डायरेक्शनल सिलेक्शन नो, डिसरप्टिव सिलेक्शन यस। डिसरप्टिव सिलेक्शन एक पॉपुलेशन को दो पॉपुलेशन में ब्रेक कर देता है, डिसरप्ट कर देता है, और दोनों में अलग अलग वेरिएशंस आती हैं, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, industrial melanism is an example of stabilizing selection no, directional selection yes। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म में धीरे क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म के टाइम पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ था और उनकी चिमनी से धुआं निकलने लगा था। तो उस एरिया के जो मौत थे, जो इंसेक्ट थे मौत, वो लाइट कलर हुआ करते थे पहले। धीरे तो हुआ क्या, इनके जो परभक्षी थे इनको आराम से खाने लगे थे, क्योंकि लाइट कलर मौत आराम से दिख जाता है। जैसे ही इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, उनकी चिमनी से धुआं निकला और इनकी स्किन जो है वो धुएं से क्या हो गई, डार्क हो गई। लाइट कलर मौत कन्वर्ट होगा डार्क कलर मौत में। अब जो प्रेडिटर थे वो इनको पता नहीं कर पाते थे, क्योंकि डार्क कलर इनका कलर जो है चेंज हो गया था, लाइट से डार्क हो गया था। सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन। इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? इनमें से कौन सा एक नेचुरल सिलेक्शन का टाइप नहीं है? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, इट इज ए टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डायरेक्शनल यस, डिस्ट्रप्टिव यस, रैंडम सिलेक्शन इज नॉट ए टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, which statement is correct? Natural selection create new trait? No. नेचुरल सिलेक्शन एक्ट ऑन दी एग्जिस्टिंग वेरिएशन। हमने पहले ही बताया नेचुरल सिलेक्शन किस पर एक्ट करता है, फिनोटाइप पर, मींस इट एक्ट ऑन दी एग्जिस्टिंग वेरिएशंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, व्हिच एग्जांपल बेस्ट रिप्रेजेंट स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन? कौन सा एग्जांपल बेस्ट फिट होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के लिए? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस नो, ह्यूमन बर्थ वेट यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या बताता है, जो एवरेज हाइट, एवरेज वेट या एवरेज इंडिविजुअल जो होते हैं वो ज्यादा सरवाइव करते हैं, ये बताया था स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन ने, ज्यादा स्टेबल होते हैं। ऐसे ह्यूमन बर्थ वेट इसका एग्जाम्पल है। आप लोगों ने देखा होगा जनरली जो ह्यूमन का जो न्यू बेबी का जब बर्थ होता है तो कम, जिनका वेट बहुत कम होता है वो उनकी डेथ हो जाती है, और जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है उनकी भी डेथ हो जाती है। लेकिन जिन बच्चों का वेट बर्थ के बाद एवरेज होता है वो सर्वाइव कर जाते हैं। सो इट इज एग्जांपल ऑफ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। एवरेज इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं, इट इज एग्जांपल ऑफ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू दी? नेचुरल सिलेक्शन किसकी तरफ ले जाएगा, एडॉप्टेशन की तरफ यस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, artificial selection differ from natural selection because it? artificial natural selection से किस तरह अलग होता है? रैंडम नो, कंट्रोल बाय ह्यूमन यस। आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है ह्यूमन के द्वारा कंट्रोल होता है, जबकि नेचुरल सिलेक्शन नेचर के द्वारा कंट्रोल होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, म्यूटेशन रिफर्स टू दी? म्यूटेशन हम किसको कहते हैं? चेंज इन फिनोटाइप ओनली नो, sudden heritable changes DNA yes। option B is the correct answer। question number 56, म्यूटेशन थ्योरी वाज प्रपोज बाय? म्यूटेशन थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज की गई थी? चार्ल्स डार्विन के द्वारा नो, ग्रेगर मेंडल के द्वारा नो, हीगो ड्यूबरीज के द्वारा यस। हीगो ड्यूबरीज ने प्रपोज की थी म्यूटेशन थ्योरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, which of the following is a source of new allele? source of new allele क्या है? genetic drift no, mutation no, natural selection yes। no, genetic drift जो है वो न्यू एलील का फॉर्मेशन नहीं करेगा, म्यूटेशन यस। जो एलील जो बन रहे हैं, न्यू एलील का फॉर्मेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? म्यूटेशन की वजह से होता है यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
जो हम लोग पढ़ते हैं एक डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। जब इनिशियल जब पॉपुलेशन बनी होगी तो इवोल्यूशन तो म्यूटेशन वहां पर तो होगा नहीं, एब्सेंट होगा, तो वहां पर सिर्फ डोमिनेंट एलील रहे होंगे। धीरे धीरे कई साल बाद उसमें म्यूटेशन हुआ होगा और डोमिनेंट एलील धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया है रिसेसिव एलील में। तो जो रिसेसिव एलील का फॉर्मेशन है वो म्यूटेशन की वजह से हुआ है। सो म्यूटेशन इज ए सोर्स ऑफ न्यू एलील। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, म्यूटेशन कंट्रीब्यूट टू इवोल्यूशन बाय। म्यूटेशन कैसे इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन करता है? इलिमिनेटिंग वेरिएशंस को नो, क्रिएटिंग जेनेटिक वेरिएशंस यस। इवोल्यूशन जो है वो जेनेटिक वेरिएशंस का सोर्स है म्यूटेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, द टर्म जीन पूल रिफर्स टू दी। जीन पूल का क्या मतलब है? टोटल नंबर ऑफ जीन इन एन ऑर्गेनिज्म नो, टोटल एलील प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन यस। किसी पॉपुलेशन में जो टोटल नंबर ऑफ एलील प्रेजेंट है इसी को हम बोलते हैं जीन पूल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन है। इफ इवोल्यूशनरी फोर्स एक्ट ऑन ए पॉपुलेशन इट लीड्स टू दी। अगर जो डिफरेंट टाइप के इवोल्यूशनरी फोर्स हैं जैसे कि म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, अगर ये किसी पॉपुलेशन में एक्शन करते हैं अपना तो क्या होगा? जेनेटिक इक्विलिब्रियम डेवलप होगी नो, नो वेरिएशन, वेरिएशन डेवलप नहीं होंगी नो, इवोल्यूशन यस। अगर जब भी इवोल्यूशनरी फोर्स में आप किसी पॉपुलेशन में एक्शन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।